नमस्कार साथियों। अली सरदार जाफरी साहब की लखनऊ की 5 रातों की तीसरी रात आज आपसे गुफ्तगू करने जा रही है। ये जुनून इश्क के अंदाज छूट जाएंगे क्या। दूसरी आलमगीर जंग को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था। स्पेन की जमहूरियत को खत्म करने के लिए हिटलर और मुसोलिनी ने जिन हथियारों की आजमाइश की थी, अब वो इंग्लिस्तान और फ्रांस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। चैम्बरलेन ने सुडेटेनलैंड के खिलाफ जो बेवफाई की थी, उसकी कीमत खून से अदा की जा रही थी। कांग्रेस के रहनुमाओं को जर्मन और इतालवी फासिज्म से नफरत थी और वो यूरोप की तहजीब, इतालवी और फ्रांसीसी जमहूरियत को लोहे और खून के सैलाब में गर्क होते नहीं देख सकते थे। लेकिन वो जिनकी जमहूरियत और तहजीबी रिवायात से हमें हमदर्दी थी, हम पर हुकूमत कर रहे थे। और जाहिर है कि एक गुलाम हिंदुस्तान बरतानिया की मदद करने से कासिर था। चुनांचे कांग्रेस को वजारत जो सन 1937 में बनी थी, मुस्तफी हो चुकी थी। गांधी जी की रहनुमाई में इनफरादी सत्याग्रह जारी थी। गोरखपुर की अदालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान ने सारे मुल्क में एक आग सी लगा दी थी। हिंदुस्तान आजादी को नाकाबिल समझता था और इसलिए बरतानवी आजादी की हिफाजत के साथ साथ अपनी आजादी का भी मुतालबा कर रहा था। लेकिन बरतानवी साम्राज्य हमारी आजादी का हामी नहीं था। चुनांचे रोजाना कोई न कोई कौमी रहनुमा गिरफ्तार होता था और हर गिरफ्तारी पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म एहतजाज करते थे। मैं एमए के आखिरी साल का तालिबे इल्म था और यूनिवर्सिटी यूनियन का सेक्रेटरी, इसलिए एहतजाज की तंजीम की तमाम जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने घर छोड़कर जहां मजाज और सिप्ते हसन रहते थे, हबीबुल्लाह हॉस्टल को अपना किला बना लिया था। गोमती के साहिल पर यूनियन की इमारत में मेरा ऑफिस था, जहां बैठकर हड़ताल और एहतजाज के नक्शे तैयार होते थे। पहले हड़तालें हुई, फिर यह महसूस करके कि उससे तालीम का नुकसान होता है, एक नया रास्ता निकाला गया। जब किसी कौमी रहनुमा की गिरफ्तारी की जाती तो दिन के 12 बजे सारी यूनिवर्सिटी में सीटियां बजने लगती और हर क्लास में तालिबे इल्म उठकर खड़े हो जाते और तालीम बंद हो जाती। वो 5 मिनट तक एहतजाज के तौर पर खड़े रहते और फिर बैठ जाते। एक दिन मेरे एक बड़े मोहतरम उस्ताद ने मुझे अपने घर बुलाकर कहा, पुलिस तुम्हारी तलाश में है। यूनिवर्सिटी की हड़तालों के अलावा फौजी भर्ती के खिलाफ मेरी एक नज्म भी सरकार की निगाहों में काबिले एतराज थी। उस दिन के बाद से मैंने यूनिवर्सिटी के इलाके से बाहर जाना तर्क कर दिया। अभी तक एक तालीमी इदारे का इतना एहतराम था कि पुलिस अंदर दाखिल नहीं होती थी। सीआईडी के लोग यूनियन की इमारत के सामने मंकी ब्रिज के पास खड़े नजर आते थे और मैं उनकी निगाहों के सामने से गुजर जाता था। इस दौरान मैं एक निहायत इश्तियाल अंगेज वाकया हुआ। खबर आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर का सर मॉरिस ग्वायर ने सियासी तहरीक में हिस्सा लेने के जुर्म में 2 तालीब इल्मी की डिग्री जब्त कर ली है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नवंबर सन 1947 में कन्वोकेशन होने वाला था और सर मॉरिस ग्वायर, जो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस थे उन दिनों और गांधी जी के दोस्त भी मशहूर थे, खुतबा पढ़ने आ रहे थे। फौरन तालिब इल्मों की पंचायत बैठ गई और फैसला हुआ कि जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की डिग्री वापस न मिल जाए, उस वक्त तक सर मॉरिस ग्वायर हमारे यहाँ खुतबा नहीं पढ़ सकेंगे। खामोशी से सारी तैयारियां की गई और जिस दिन वो यूनिवर्सिटी में आए, तालिब इल्मों ने मुकम्मल हड़ताल कर दी और पुरजोर नारों से उनका खैर मकदम किया गया। इन नारों के गैजो गजब से बचने के लिए हमारे मुहतरम मेहमान को पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के कमरे में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा।
मुझे अंदर बुलाया गया और प्रोफेसर सिद्धांत ने, जो मेरे सफीक उस्ताद से, दरियाफ्त किया कि हम लोग क्या चाहते हैं। मैंने तालिब इल्मों का नुक्ते निगाह पेश किया। इस पर सर मॉरिस ग्वायर ने निहायत खंदा पेशानी से कहा कि वो वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यह था कि तालिब इल्म उन पर हमला तो नहीं करेंगे। मैंने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। लड़कों और लड़कियों ने दो कतारों में तकसीम होकर मोटर तक जाने का रास्ता बना दिया और सर मॉरिस ग्वायर को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत कर दिया गया। हम इस फतह पर नाज़ी थे, लेकिन लखनऊ के सरकारी इलाकों में कयामत बर्पा हो गई। कहा जाता है कि खुद सूबे के अंग्रेज गवर्नर ने हमारे वाइस चांसलर को हिदायत दी कि मुझे और दूसरे तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए, लेकिन शेख हबीबुल्लाह साहब ने इस इकदाम से इनकार कर दिया और अपने तौर पर सजा देने का वादा किया, लेकिन आखिर में थोड़ी सी बाज पुश करके हमें माफ कर दिया। जिस दिन फैसला गया उस दिन वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने तालिब इल्मों का एक बड़ा जोरदार जलसा हुआ। मजाज भी कहीं से आ गए और अहाते की दीवार पर खड़े होकर नज्म सुनाने लगे। मुसाफिर भाग वक्ते बेकसी है, तेरे सर पर अजल मंडरा रही है, और सारी फिजा नारों से गूंज उठी। सड़क के दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की सरहद के बाहर सीआईडी के सादा पोस्ट लोग खड़े हुए थे और ऑफिस के बरामदे में हबीबुल्लाह साहब, प्रोफेसर सिद्धांत और दूसरे प्रोफेसर। इसके बाद कोई शुबहा नहीं रह गया कि यूनिवर्सिटी के नौजवान तालिब इल्म ही नहीं बल्कि उस्ताद भी कौमी तहरीक आजादी के साथ थे। आखिर एक दिन मुझे स्टूडेंट्स फेडरेशन की एक जरूरी मीटिंग के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर निकलना पड़ा। मीटिंग के बाद जब मैं गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो सीआईडी के एक इंस्पेक्टर ने मुझे गिरफ्तार किया। मुकदमी थाने में मेरी तलाशी ली गई तो मेरी जेबों से सियासी दस्तावेजों के बजाय चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत की किस्म की चीजें बाहर निकली थीं। मेरे इसरार और एहतिजाज के बावजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी लड़की के हाथ का लिखा हुआ मोहब्बतनामा और उसकी तस्वीर वापस करने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी की मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो खत और वो तस्वीर थे जिनकी मुझे बड़ी फिक्र थी। वे अपनी जगह एक दुनिया थी जो मैं सिर्फ मेरी थी और उसमें किसी अजनबी को दाखिल होने का कोई हक नहीं था। शाम होते होते मुझे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में मुंतकिल कर दिया गया। मैंने पहली बार जिंदों की भूरी उदास दीवारें और मगरूर आहनी सलाखें देखी जो मेरे चारों तरफ खड़ी हुई थीं। उस रात मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि गोमती कितना खूबसूरत खड़ी हुई थी। गोमती कितना खूबसूरत लफ्ज है। उस रात मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि गोमती कितना खूबसूरत लफ्ज है। लखनऊ में क्या लताफत है, उसके इलाकों के नाम कितने रोमांटिक हैं। कैसर बाग, हजरतगंज, चांदबाग, बादशाह नगर, डालीगंज। यूनिवर्सिटी की इमारतें बागों से आरास्ता हैं। फूल खूबसूरत चेहरे, नौजवान कह कहे, बेफिक्री, बेखरारी, मुल्क की आजादी की लगन और एक अनोखी अनजानी दुनिया की जेहनी तलाश। और उस जज्बे में शायरी, सियासत, इश्क सब मिलकर एक हो गए हैं। शायद इसीलिए इंस्पेक्टर ने एक तस्वीर और एक मासूम खत मुझसे छीन लिया था। जेलर गठे हुए जिस्म का एक पिस्ता कद आदम था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें उसके नीचे के होठों पर झुकी रहती थीं और पानी पीने के लिए उसे अपनी मूछों को हाथ से ऊपर उठाना पड़ता था। फिर भी कुछ बाल पानी में डूब जाते थे। उसका तकिया कलाम था, मैं बहुत दुखी हूं, विधवा बहन है और एक बेटी की शादी करनी है। अपना दुख वो हर कैदी से बयां करता था। और हद यह है कि जिस दिन एक कातिल को फांसी हुई उस दिन भी जेलर ने हमारे सामने अपना दुख बयां कर दिया। गोया
उसकी फांसी, विधवा बहन की मुसीबत और जवान बेटी की शादी, तीनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे जेलर के सुपुर्द किया और मेरे कागजात उसके सामने बढ़ा दिए। मेरा नाम पढ़कर जेलर ने मुझे सर से पांव तक देखा और दया से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और इंस्पेक्टर से कहा, जाफरी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं और आप इनको कौन सी क्लास में रखना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि जेलर ने राय कैसे कायम की। शायद वो हर सियासी कैदी को बड़ा आदमी समझता होगा। इंस्पेक्टर ने कहा, इसीलिए तो मैं उन्हें जेल में ले आया हूं। कल इतवार है, बी क्लास का ऑर्डर परसों तक आएगा। सोचा लॉकअप में तकलीफ होगी, जेल में आराम से रहेंगे। जेलर ने मुझे कुर्सी पेश की और कागजात पर दस्तखत करके इंस्पेक्टर को वापस कर दिया। अब उसने मुझसे अपना दुख बयां किया और फिर पूछा कि आप इस चक्कर में कैसे फंस गए मियां। मुझे सवाल मालूम हुआ और मैंने उसे झिड़क दिया। थोड़ी देर बाद मुझे सी क्लास बैरक में पहुंचा दिया गया। जेल की चारदीवारी के अंदर एक चारदीवारी थी और उसके अंदर एक बड़ी सी बैरक जिसमें 10-12 लंबी लंबी खिड़कियां थी और मोटी मोटी सलाखें। खिड़कियों के सामने दोरिया कब्रें बनी हुई थी और हर कब्र पर एक कंबल बिछा हुआ था, गोया एक कैदियों के बिस्तर थे। दरवाजे पर एक अंधी लालटेन लटक रही थी और वार्डर मोटा मोटा डंडा लिए हुए खड़ा था। कैदियों की सूरतें देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कहां हूं। 2-3 के पैरों में कड़े और जंजीरें भी पड़ी हुई थीं, जो करवट लेते वक्त बजने लगती थीं। एक कब्र मेरे हिस्से में भी आई। कंबल के अलावा एक लोहे का तसला और एक टीन का तामलोट भी इनाम में मिला। कई कैदियों ने अपनी अपनी कब्रों से सर उठाकर मुझे देखा और मेरी सफेद पोशी से मायूस हो गए। वार्डर ने मेरे पास आकर बड़े अदब से मुखातिब किया, जिसकी मुझे तवक्का नहीं थी, और सी क्लास के कानून के खिलाफ मुझे बीड़ी पेश की। और फिर मैं सोचने लगा कि उन लोगों को मुझ में कौन से सुरखाब के पर नजर आते हैं। आखिर मेरी इतनी खातिरें क्यों हो रही हैं। मैं सख्त खुरदरे कंबल पर बैठा हुआ था कि बैरक का दरवाजा खुला और जेलर की बड़ी बड़ी मूछें अंदर दाखिल हो गईं। उसके साथ एक वार्डर था। उसने मेरी 2-3 किताबें उठा ली और जेलर साहब अपने मसाइब बयान करते हुए मुझे बैरक से बाहर निकाल लाए। मालूम हुआ कि मेरा तबादला बी क्लास में किया जा रहा है। साहब, सी क्लास तो चोर बदमाशों के लिए होता है। इंस्पेक्टर की ऐसी तैसी, मैं आपको बी क्लास में रखूंगा। अगर कर्नल साहब को मालूम हो गया कि आप यहाँ हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और आप तो जानते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ। एक विधवा बहन है और एक लड़की की शादी करनी है। मैं हैरान था कि एक कर्नल साहब कौन है, जिनके खौफ से मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर मुझे सी क्लास से बी क्लास में मुंतकिल किया जा रहा है। बी क्लास की बैरक में पहुंचकर तबीयत बाग बाग हो गई और मैं थोड़ी देर के लिए खोई हुई तस्वीर और खत को भूल गया। वहां डॉक्टर हुसैन जहीर और सीबी गुप्ता पहले से मौजूद थे। दोनों रमी खेल रहे थे और ताश के पत्ते उनके हाथ में थे। जब वो उठकर खड़े हुए तो सीबी गुप्ता के कंबल के नीचे से जो ओढ़े हुए थे, एक जोकर तड़प कर बाहर आ गया और जमीन पर गिरकर हंसने लगा। बराबर की दूसरी बैरक में सरदार चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिन्होंने पेशावर में पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और अब उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उम्र कैद के 3 और कैदी भी वहां थे, डॉक्टर गया प्रसाद, जयदेव कपूर और शिव वर्मा। ये तीनों सरदार भगत सिंह के साथी थे और एक लंबी भूख हड़ताल के बाद काले पानी से हिंदुस्तान वापस लाए गए थे। उन्होंने अपनी बैरक से पुकार पुकार कर बुलंद आवाजों से मेरा खैर मकदम किया। यह मेरी जिंदगी में जेल की पहली रात थी। लखनऊ की हल्की गुलाबी जाड़ों की सैकड़ों रातों की तरह ठंडी और खुशगवार। डॉक्टर हुसैन जहीर और सीबी गुप्ता इसके आदी हो चुके थे और इसलिए बिस्तर पर लेटते ही सो गए। लेकिन मुझे इसका भयानकपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठिठक कर खड़ा हो गया है और सिर्फ सन्नाटा है, जिसमें दिल की धड़कन ही नहीं, पलकों के झपकने की आवाज भी सुनी जा सकती है। यकायक सन्नाटा टूट गया। खामोशी चीख उठी। किसी के कदमों की चाप के साथ लोहे की सलाखों पर हथौड़े की करक आवाज खट 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 करती गुजर गई
और सारी जेल अजीबो गरीब नारों से गूंज उठी। ताला, जंगला, बेल, लालटेन सब ठीक है। पहली बार मालूम हुआ कि बेल का खूबसूरत लफ्ज जंजीर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और मेरी यादों में इश्क पेंचा की हरी हरी नाजुक बेलें फैल गईं, जिनमें नन्हे नन्हे सुर्ख फूलों के हजारों चिराग जल रहे थे। जिंदगी कितनी हसीन है। हरे भरे दरख्तों के साए में फूलों की क्यारियां महक रही हैं। गुलाब की अधखिली कलियों पर शबनम के कतरे जम गए हैं। घड़ों का पानी बेहद ठंडा है। घास पर दूर तक मोती ही मोती बिखरे हुए हैं। शकुंतला जसपाल के बाल जुगनू की तरह शानों पर लहरा रहे हैं। अनवर जमाल किदवाई बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसकी आंखों में वहशत और होठों पर मुस्कुराहट है। हैजल बाव लड़कों के हजूम में खड़ी हुई है। गौस मोहम्मद टेनिस खेल रहा है। मजाज गौहर सुल्तान को अपनी खामोशी मासूम निगाहों से तके जा रहा है। यूनिवर्सिटी में क्रिकेट हो रहा है। तांगों में सवार और साइकिलों पर बैठी हुई लड़कियां रात के अंधेरे में हजरतगंज से कैलाश हॉस्टल और चांद बाग वापस जा रही हैं। लैंप जल रहे हैं। शेख हबीबुल्ला अनोखी अंग्रेजी बोल रहे हैं। तजीन हबीबुल्ला बेवजह खिलखिलाकर हंस रही है। अंसार हरवानी और मुंशी बलराम सिंह सर जोड़े बैठे हैं। अली जवाद जैदी नज्म सुना रहा है। सागर तट पर बैठे बैठे तू क्यों लहरें गिनता है। तालिब इल्मों का जुलूस निकल रहा है। झंडे लहरा रहे हैं। सुबह खराम गोमती अजली और अब्दी रफ्तार से बहती चली जा रही है। उसके किनारों की झाड़ियों में आंचल उलझ रहे हैं। रेत पर कदमों के निशान मिट रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। मैं बहती हुई मौजों के करीब रेत के ढाल पर बैठा हुआ अपनी खोई हुई तस्वीर को मना रहा हूं। ये ठीक है कि तुम्हें देर हो रही है, मगर जरा सी देर में क्या है, अभी चली जाना। अभी हवाओं में उड़ता है शाम का आंचल। अभी तो रात की आंखों में भी खुमार नहीं। सेहर के वक्त से जो उड़ रही थी वो चिड़िया अभी तो लौट के आई हैं आशियानों में। वो अपने गीत सुना ले तो फिर चली जाना। सूरज डूब रहा है। शाम शफक में तब्दील हो रही है। आसमां से गुलाबी रंग की बारिश हो रही है। यूरोप से चांद निकल रहा है। वो देखो मौल सिरी के दरख्त के पीछे उफक की गोद में रखा हुआ है चांद का सर। वो देखो रात की आगोश में सिमट आई उरू से शाम की दोशीजगी वो रान आई। लिपट के सो गया सूरज जमी के सीने का। शफक का रंग तमतमाए हुए रुखसारों में तब्दील हो रहा है। शाम आंखों में डूब रही है। सिर्फ सितारे तमाशाई हैं। ये नाचते हुए तारे, ये नाचती हुई रात, ये नाचती हुई नौखेज चांद की किरणें, ये गुनगुनाती हुई नर्म रो हवा, ये फिजा, ये मेरे खून की गर्दिश से धड़कन दिल की तुम्हें भी होती है महसूस या नहीं होती। लेकिन वहां सिर्फ एक खामोशी है, एक बेचैन उदास खामोशी। चांदनी ने उसे और ज्यादा पुरअसरार बना दिया है। एक अनजाना खौफ चारों तरफ से घेर लेता है। हम करीब हैं, हाथ में हाथ है, फिर भी एक अजीबो गरीब दूरी है। हमारे बीच में घायलो आग है कि जिसे हमारी आंख के आंसू बुझा नहीं सकते। बरहना पा हमें इस आग पर गुजरना है। इसी में तप के हमें एक दिन निखरना है। न जाने तुम मेरी बात समझती हो कि नहीं। एकाएक सुबह हो गई और उसके उजाले में ख्वाबो ख्याल के सारे किरदार खो गए। जेल की चाय, जेल के अहबाब, जेल के वार्डर। 10 बजे के करीब खबर मिली कि मुलाकात आई है। मैं जल्दी से तैयार होकर फाटक पर पहुंचा। मजाज और सिब्ते हसन मिलने आए थे और उनके साथ वो लड़की भी थी। आंखें सूजी हुई थी, रात भर रोने की वजह से गुलाबी हो गई थीं, फिर भी होठों पर मनोरजा की मुस्कुराहटें थीं। उसने वार्डर की आंख बचाकर जल्दी से एक लिफाफा मुझे दे दिया, फिर सिगरेट और चाय के डिब्बे दिए। मजाज ने उसकी तस्वीर और खत मुझे दिया जो इंस्पेक्टर ने छीन लिया था। मजाज शाम को मेरी तलाश में पुलिस स्टेशन गया था और जब इंस्पेक्टर जेल से वापस हुआ तो मजाज ने उसे नज़में सुनाई
और तस्वीर और खत वसूल करने में कामयाब हो गया। यही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर के हिसाब में मजाज ने किसी मैखाने में बैठकर शराब पी थी। लड़की ने मजाज को बड़ी एहसानमंद निगाहों से देखा और मुझसे पूछा कि तुम किस क्लास में हो। कबल उसके कि मैं जवाब देता, सिब्ते हसन और मजाज लड़की के साथ मिलकर हंसने लगे। उन्हें जेलर से वो लतीफा मालूम हो गया था जो अब तक मेरे लिए राज था। मुझे गलती से जेल के सुपरिटेंडेंट कर्नल जाफरी का दामाद समझ लिया गया था और इसीलिए सी क्लास से बी क्लास में मुंतकिल कर दिया गया था। मेरी गिरफ्तारी से 10-12 दिन पहले कर्नल जाफरी की बेटी की शादी हमारे अलीगढ़ के एक साथी और दोस्ती सईद जाफरी आईसीएस से हुई थी, जिसमें जेल का सारा स्टाफ शरीक हुआ था। और जब मैं जेल में आया तो हमारे मुसीबत जदा जेलर ने सईद जाफरी और सरदार जाफरी को एक ही समझ लिया। हम सब देर तक इस लतीफे से लुत्फ अंदाज होते रहे। रुखसत होने के कुछ पहले सिब्ते हसन ने अपना बैग खोला और एक कागज निकालकर मुझे नया अदब का नया एडिटोरियल सुनाने लगे जो आइंदा इशायत में शाया होगा। एडिटोरियल मेरे बारे में था और गालिब के 2 शेरों से शुरू हुआ था। खानजादे जुल्फ है जंजीर, खानदाने जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्या। खानाजादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्या, है गिरफ्तार बला जिना से घबराएंगे क्या। गर किया नासिह ने हमको कैद अच्छा यूं ही, ये जुनून इश्क के अंदाज छूट जाएंगे क्या। सिब्ते हसन संजीदा था, मजाज के बारीक होठों पर फुलझड़ी छूट रही थी। मैं बेइंतहा खुश था और वह जो उदास और गमगीन लड़की थी उसने रुखसत होने के बहाने से अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और मेरी आंखों में इस तरह आंखें डालकर देखा कि मेरे दिल में कोई सुबह बाकी नहीं रहा। तो दोस्तों, आपने सुनी प्रख्यात प्रगतिशील शायर एवं लेखक अली सरदार जाफरी साहब की मशहूर किताब लखनऊ की 5 रातों में से तीसरी रात की दास्तां। अगले किसी एपिसोड में हम लखनऊ की 5 रातों में से चौथी रात से आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने हमारा YouTube चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो उसे सुधारने के सुझाव भी दीजिएगा ताकि हम और बेहतर कंटेंट बनाने में कामयाब हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।